दोस्तों, मैं अरविंद कुमार न्यू स्टडी IQ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की चर्चा हम लोग करेंगे वो 9 अक्टूबर की करंट अफेयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक एंड कमेंट में ये ज़रूर बताया करिए कि आज की क्लास कैसे रही। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, यानी कि REC ने 54 EC बॉन्ड निवेशकों के लिए कौन सा मोबाइल एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये सुगम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ये सुगम ऐप है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने REC के 54 EC पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्ड में मौजूदा और भावी निवेशकों के लिए एक सुगम ऐप नामक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो चीज़ें मतलब इसमें सीधे ये मुद्दा है कि जो लाभ कर हैं उसमें मतलब कि छूट जो मतलब बॉन्ड में मौजूदी होगी भारी निवेशकों के लिए, ये मतलब ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को मतलब हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि किसी को कॉल करना या ईमेल ID या व्हाट्सएप के माध्यम से REC मतलब कि तो सेल्स से मतलब कि जुड़े काम, इन सब चीज़ों को हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, इस ऐप के ज़रिए ये चीज़ आपको याद रखना है। लिखा है कि सुगम REC ऐप के द्वारा कई सुविधाएं प्राप्त करेंगे, जैसा कि वो लोग आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ई-बॉन्ड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। ठीक है, KYC अपडेट करने आदि संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और कॉल हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप के माध्यम से REC निवेशक सेल्स से भी जुड़ सकेंगे। इसका मुद्दा ये है, इस वजह से ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट, तो ये दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है मतलब लॉन्च किया गया है ये निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब कि कोई पैसा नहीं लगना है कि इसको डाउनलोड करने अगर करेंगे तो मतलब इसमें कुछ पैसे लगेंगे, कुछ भी नहीं, ये एक निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सुगम REC यानी कि REC की कई डिजिटल पहलों में से ये एक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि सितंबर 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम का दर्जा दिया गया था। अगर बात करी जाए कि ग्रामीण विद्युतीकरण यानी कि REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की बात करें तो इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग REC की बात करें यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1969 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे वो विवेक कुमार देवांगन जी थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन है कि PIDF योजना के तहत PM विश्वकर्मा योजना प्रस्तावित किया गया, तो किसने किया गया है? तो ये RBI ने इस योजना को प्रस्तावित किया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी, जो कि PM
विश्वकर्मा योजना आरबीआई ने स्टार्ट किया है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लाभार्थियों को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजनाओं में जोड़ने का सुझाव दिया है। ठीक है, ये जो योजना है, ठीक है, इनमें लोगों को जोड़ने के लिए मतलब कि सुझाव दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने PIDF योजना को 31 दिसंबर 2025 तक दो और वर्षों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया। लेकिन इसका मतलब कि ये जो विश्वकर्मा PM योजना है, इसको 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, अगर हम लोग विश्वकर्मा PM योजना के बारे में अगर कुछ जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्वकर्मा योजना शुरू करी थी। ये चीज़ याद रखिएगा कि 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने 52वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि इन्होंने GST की बैठक करी है। ठीक है, इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा। अगला है कि 52वीं GST परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर हम लोग GST की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ये GST का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और ये जो GST लगाई जाती है, ये तो घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वस्तुओं पर और सेवाओं पर कर लगाने जाने वाला ये एक कर है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, यानी कि जो GST की जो अध्यक्षता है ये केंद्रीय वित्त मंत्री जी करते हैं, जो कि अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। अगला है GST परिषद की स्थापना अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 279A के तहत की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और GST टैक्स 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये GST टैक्स अधिनियम आया था, लागू किया था। ठीक है, ये 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लागू किया था और GST पहली बार फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, अभी तक 145 देशों में ये लागू है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार ने ये नाश्ता योजना करके स्कीम लॉन्च करी है। कि अगला पॉइंट है, तेलंगाना राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए हैदराबाद में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। अगर हम थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में चर्चा करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2 जून 2014 को हुई थी। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद है। इसके बाद अगला है, अगर हम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात करें
ठीक है। तो लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं और विधानसभा की सीटें 119 है, जो कि ठीक है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव जी हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो सौंदर राजन जी हैं, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये मैप में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये यहाँ पे आपको तेलंगाना दिख रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, जो कि तेलंगाना अलग हुआ था। और यहाँ पे ये नागपुर दिख रहा है, ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, ये हैदराबाद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रोफेसर फैसल मुश्ताक किचलू ने एक प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम मशरूम करके, इसको थोड़ा जूम हो गया था, मशरूम नामक एक प्रजाति की खोज की है। तो ये जम्मू कश्मीर में ये प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, इसमें आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के सरकारी डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर फैसल मुश्ताक किचलू जी ने आणविक फाइलोजनी का उपयोग करके भारत में पहली बार एक दुर्लभ और अद्वितीय मशरूम जीनस की खोज की है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास पूर्वानुमान 2000 मतलब कि 23 में बढ़ाकर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि 6.6%। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी नवीनतम व्यापार और विकास रिपोर्ट में 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को पहले 6% था, इसके बाद संशोधित कर 6.6% कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर हम लोग UNCTD यानी कि UNCTD ना, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसके जो प्रमुख महासचिव है वो रेबका ग्रीन स्पैन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि ये शिलान्यास इसका किया है। ये फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि कई मतलब कि परियोजनाओं को स्टार्ट किया है। लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के जोधपुर में सड़क और रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी है जो कि इनके साथ इन्होंने हस्ताक्षर पर किए हैं। तो लिखा है कि 6 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के हिसार शहर में स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के भारत के अग्रणी निर्माताओं में एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। लेकिन ये पॉइंट इस वजह से मैं मतलब कि कोई मेन टर्म होता है कि जो कि हम लोग को याद रहे, लेकिन ये जो टर्म कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के तौर पर। कुछ टर्म सिर्फ याद करने के लिए होता है कि हम लोग समझ तो सकें कि क्या है ये, ठीक है। इस वजह से ये पॉइंट्स छोटे छोटे मैं थ्योरी के तौर पर लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है। इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार ने जाति जनगणना शुरू की थी। इसके बाद राजस्थान ने ये जाति जनगणना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा कि आफ्टर बिहार के बाद राजस्थान ने ये तो जाति जनगणना शुरू करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बिहार द्वारा जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा करी है कि राजनीति आधारित जनगणना करेगा, ठीक है। इसके पहले बिहार सरकार ने ये जाति सर्वेक्षण जारी किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितने रिकॉर्ड पदकों के साथ 19वें एशियाई खेलों का समापन किया है। तो एशियन की बात करें 2023 की, तो ये समापन हो चुका है। उनमें उस गेम में 107 पदक जीते हैं, ठीक है। ये भारत ने 107 पदक जीते हैं, ठीक है। इस पर भी दोस्तों मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा, एशियन गेम 2023। इसका एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा जो कि उसमें थ्योरी एमसीक्यू सब कवर करेंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वो वीडियो रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें टोटल 107 पदक जीते गए हैं, ठीक है, जिसमें से कि 38 सिल्वर हैं, ठीक है, 38 सिल्वर हैं और 28 गोल्ड हैं, ठीक है, और 41 ब्रोंज हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत ने ये कारनामा कर दिखाया है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है कि भारतीय खिलाड़ियों के दल ने चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में अपना रिकॉर्ड 107 पदक के साथ हासिल किया है, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक हैं और 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया है। अगर 106वां पदक की बात करें तो पुरुष शतरंज टीम ने जीता है और 107वां पदक की बात करें तो केनेरू, हम्पी, वैशाली, रमेश बाबू, वंतिका अग्रवाल, सविता श्रीबी, हरिका द्रोणावली की महिला शतरंज टीम ने 107वां पदक जीता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट बनता है कि भारत को पहला पदक दिव्यांश पावर रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप की पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल शूटिंग टीम के सौजन्य से मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगला है कि भारत में जब 2018 की बात करें तो ये इंडोनेशिया में हुआ था जकार्ता के, और उसमें 70 पदक हासिल किए थे भारत ने, जिसमें से कि 16 स्वर्ण पदक थे और 23 रजत पदक थे और 31 कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड बना लिया था, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो आज के 9 अक्टूबर करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगली
क्लास पर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।